स्टडी ट्रिप, ठीक है, स्टडी ट्रिप बोल सकते हो, स्टडी टूर बोल सकते हो या फील्ड ट्रिप बोल सकते हो। अच्छा बोलो, फील्ड ट्रिप के थ्रू आपको क्या मिलेगा, क्या क्या मिलता है? सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताओ, क्या क्या मिल सकता है? एक्सपीरियंस, नॉलेज, नॉलेज मिल सकता है डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। अच्छा, एंजॉय करेंगे हम, एंजॉय करेंगे। अच्छा, एन्जॉयिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, आइडियल्स मिल सकते हैं, कोई भी हमारे आइडियल पर्सन है उनसे भी हम मीट कर सकते हैं थ्रू स्पेशल स्टडी टूर्स और द फील्ड ट्रिप्स। सो फील्ड ट्रिप्स आर द मीन्स ऑफ गेटिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज। अच्छा देखो, अभी ए इज द पर्सन, बी इज द अनदर पर्सन, सी इज द अनदर पर्सन। इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ नॉलेज थ्रू बी टू सी, मतलब ए टू सी के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। अच्छा, ये एक पर्सन है, बी और एक पर्सन है, सी और एक पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल तीन है। ए से डायरेक्ट अगर नॉलेज सी को मिलता तो बोल सकते थे कि फर्स्ट हैंड आंसर मिल रहा है या फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रहा है। अगर मैं बोलूं नॉलेज ए से पहले बी को जाएगा, बी से देन सी को जाएगा, तो बोलो ये फर्स्ट हैंड हुआ या सेकंड हैंड हुआ ए टू सी के अंदर? सेकंड हैंड नॉलेज। तो हम जब फील्ड ट्रिप जाते हैं तो हम सारे इक्वल होते हैं, एंड फील्ड ट्रिप के अकॉर्डिंग या स्टडी ट्रिप के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है। मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब डायरेक्टली जो देखते हो, जो आप बोल सकते हो। बोलो प्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा हिंदी में? प्रत्यक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा? तो प्रत्यक्ष आप जो अवलोकन करते हो, जो सामने देखते हो, उसी को हम बोलते हैं फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप में हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलता है, इनडायरेक्ट नहीं मिलता। सेकंड हैंड नॉलेज हमें नहीं मिलता। अगर मैं सेकंड हैंड बना दूं तो ये सप्लीमेंट हो जाता है। अच्छा बताओ, आपकी किताब जो है, जो नॉलेज किताब देता है, वो सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है? सेकंड हैंड नॉलेज है। क्यों बोलो? किताब को पहले किसी ने बनाया था, बनाने से पहले वो घटना घट गई, वो इवेंट हो गया, ऑलरेडी डन दिस इवेंट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इवेंट व्हेन इट राइट इन द बुक एंड वी स्टडीड इट, हम जब इसको पढ़ते हैं तो ये सेकंड हैंड बन जाता है। अगर हम उस घटना को अपनी आंखों से देखते, आंखों से हम इसको देखते, तो ये फर्स्ट हैंड होता, सेकंड हैंड नहीं होता। ठीक है। तो जो भी चीजें सप्लीमेंट के दौरान मिलते हैं या फिर दूसरी बार मिलते हैं, दूसरी बार मतलब आपका पहली बार किसी के साथ हो चुका है एंड उसको आपने देखा नहीं है, दूसरी बार आपको सप्लीमेंट के दौरान पे दिया गया है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो किताबें हैं, न्यूज़पेपर है या फिर टेलीविजन है, ये सारे। सो जो भी हो, फर्स्ट फील्ड ट्रिप क्या देता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है, एंड इसको आप किताबों में लिख के रख सकते हो या नोटपैड में, नोटबुक में लिख के रख सकते हो, तो वो सेकंड हैंड नॉलेज होगा आपके फैमिली मेंबर्स के लिए जो लोग आपके साथ नहीं गए थे। दे डेवलप एप्रिसिएशन। समटाइम्स क्या होता है ना, आपका जो देखने का नजरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, एंड इससे आपका गुड मोटिवेशन मिलता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स को चेंज हो जाता है। प्रोमोट आइडियल्स, आप आदर्शवादी हो जाते हो, आदर्शवाद नीति को एक्सेप्ट कर लेते हो। एंजॉइंग न्यू एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलता है। फील्ड ट्रिप रिक्वायर्स वन डे विजिट और समटाइम्स सम डिस्टेंस प्लेसेस। अच्छा बोलो, फील्ड ट्रिप क्या एक दिन में सिर्फ हो जाता है या 2-3 दिन, 1 वीक, 1 मंथ भी हो सकता है? एक्सटेंड हो सकता है, दैट मीन्स ये 1 डेज का भी हो सकता है, 2 डेज, 1 वीक और 1 मंथ का भी हो सकता है। फिर ट्रिप नियर प्लेसेस में भी हो सकता है एंड डिस्टेंस प्लेसेस में भी हो सकता है, दूर दूर यात्रा भी हम कर सकते हैं। दे कैन बी विजिट टू ए नियर बाई फैक्ट्री। अगर मैं पास का बोल रही हूँ, कोई पास वाले फैक्ट्री, जैसे कि ना हम लोग अगर केमिकल के बारे में पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, केमिकल्स को लेके पढ़ते थे, या फिर जो केमिस्ट्री वाले हैं ये को लेके, केमिकल्स को लेके पढ़ते हैं, तो वो लोग यहाँ पे स्टील प्लांट में क्या हो रहा है, या फिर जैसे कि सीमेंट जो कारखाना है, सीमेंट सीमेंट प्लांट है आपके डिफरेंट एरियाज में, राजगंगपुर में भी है, तो वैसे ही न्यूज़पेपर कहाँ बन रही है या गौशालाएं कहाँ पे है, तो ये सारे जगह पे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इजीली जा पाते हैं, मतलब पास पास जो हमारे पास है, तो वो सबको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से हम
1 दिन का डिस्टेंस में हो जाएगा। अगर मुझे कहीं दूर जाना हो, लॉन्ग डिस्टेंस करना हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये हो सकता है। रेडियो स्टेशन जाना है, न्यूज़पेपर, प्लांट और लाइब्रेरीज एटसेट्रा। एडवांटेजेस क्या है? पहला चीज तो ये स्टिमुलेट करता है इमेजिनेशन पावर को। क्या है? इमेजिनेशन पावर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। आपका जो सोचने का क्षमता है, लर्निंग है, उसको ये बढ़ाता है। द इंटीग्रेट, अच्छा यहाँ पे जो द लिखा गया है, द नहीं, दे होगा, THEY होगा, ये किताब में भूल प्रिंट है, तो ये इसको थोड़ा चेक करोगे। दे इंटीग्रेट क्लासरूम टीचिंग, मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका जो फील्ड ट्रिप होता है वो क्लासरूम टीचिंग को भी इंटीग्रेट करता है। समटाइम्स क्या होता है कि क्लास में जो हमें पढ़ाना पड़ता है किताबों से, वो करना नहीं पड़ता अगर फील्ड ट्रिप और स्टडी ट्रिप होता है। दे टेक अवे द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। अच्छा बोलो, ये जो चीज होता है फील्ड ट्रिप जो होता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि नहीं? यस और नो? प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस। यस मैम। सो आर्टिफिशियलिटी कौन सा है? जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कक्ष में आप लोग पढ़ते हो। कक्ष में जो पढ़ाया जाता है, टीचर्स किताब को उठा के जो पढ़ते हैं। अभी देखो, जो भी हम भी पढ़ते हैं ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल सॉरी, सो सॉरी, आर्टिफिशियल है। तो हमें आर्टिफिशियलिटी से निकल के अगर डायरेक्ट एंड अच्छे नॉलेज मिलते हैं, तो वो हमें फास्ट एंड नॉलेज देंगे। कहाँ से? जब हम फील्ड ट्रिप या फिर कहीं पे डायरेक्टली देख के करेंगे। थ्रू फील्ड ट्रिप द स्टूडेंट्स में कम टू नो, सी, फील देयर कम्युनिटी इज ए वे ऑफ लाइफ इन इट्स विविडनेस। ये जो बोल सकते हैं ना, समाज में विभिन्नताएं हैं, विविडनेस बोला गया, विभिन्नताएं, और विविधता बोल सकते हो, विविधता। तो ये विविधताओं के अंदर बच्चे जब घूमने आते हैं या फिर बहुत दूर डिस्टेंस में जाते हैं, तो उनको कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फील करना पड़ता है, तो ये पॉसिबल होता है फील्ड ट्रिप के थ्रू। फोर्थ पॉइंट में क्या है? थ्रू फील्ड ट्रिप द स्टूडेंट्स लर्न एडजस्टमेंट। अच्छा, समटाइम्स वी मूव टू हिली प्लेसेस, सॉरी, हिली प्लेसेस, ठीक है? हिली मतलब पहाड़ी अंचल में हम चले गए। अभी बोलो, पहाड़ी अंचल से एक दिन में रिटर्न नहीं आ सकते, सो दैट हम लोग कैंप करके रह सकते हैं। ऑब्वियस है, कैंप कर सकते हैं। अच्छा, कैंप जब बनाया जाता है, तो क्या यहाँ पे कोई क्लासेस होते हैं क्या? मतलब जैसे कि पुअर क्लास और रिच क्लास, ऐसे अपर क्लास लोअर क्लास में कोई डिफरेंसेस होते हैं, या एक साथ सब रहते हैं? साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे एडजस्टमेंट करना सीख रहे हैं। पहली बात, फील्ड ट्रिप में बच्चों को एडजस्टमेंट करने का पॉइंट को समझाया जा रहा है कि तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट क्या होता है। एंड इससे एडजस्टमेंट क्या बताता है कि हमें आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे दूसरों के साथ मिलजुल के जीना पड़ता है। ट्रैवलिंग टुगेदर, शेयरिंग रूम, सिटिंग एट द सेम टेबल, एक साथ बैठना, एक ही टेबल पे बैठना, एक साथ खाना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या हो गया? हम्म, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलो। ओके, फिफ्थ पॉइंट आ गया, दे एक्सपांड आवर नॉलेज बाय मेकिंग अस ये acquainted with people whose manners, costumes, living standard, outlook, interest are quite different from ours. अगर सपोज we move to हिमाचल प्रदेश और we move to उत्तराखंड, एंड वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे जैसे ही होंगे या फिर उनका कस्टम्स हमसे डिफरेंट होगा? बोलो। हम अभी उड़ीसा के हैं और हम मूव कर रहे उत्तराखंड, डिफरेंट होगा। तो जब डिफरेंट होगा तो हमें डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनका जीवन का जो शैली है, मतलब जीने का जो आदत है, या फिर उनको देखने का उनका जो नज़रिया है, या फिर उनका जो कस्टम्स है, या फिर उनका जो मैनर्स है, वो सारे अलग होंगे, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस। तो उसके साथ हम लोग प्लानिंग करके एक साथ घूम रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। इतना कर लेना, इतना हो गया फील्ड ट्रिप के बारे में। ठीक है? अभी देखो, सोशल स्टडीज लाइब्रेरी क्या बोलता है। सोशल स्टडीज इज मेनली द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सोशल स्टडीज आपको कल ही बताया था, सोशल साइंस मीन्स इट इज द भास्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स मेनी सब्जेक्ट्स एंड इट इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पर्सन्स। ये लोगों के साथ जो स्टडी हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनके जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, सब कुछ को लेके बना है, तो वो सोशल साइंस है। बट सोशल स्टडीज जब बोला गया, द स्टडी अबाउट सोसाइटी, समाज के बारे में पढ़ना, समाज में कैसे आप जुड़े रहेंगे, या समाज
क्या बताता है कि कैसे लोगों को एक साथ रहना है, ये सब। यहाँ से हमें पता चला कि सोशल स्टडीज लाइब्रेरी क्या होता है कि लोगों को एक साथ पढ़ाई करने के लिए एक साथ जो आपके क्लासरूम है, क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक क्लास के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप अगर एक कंसेप्ट को पढ़ाना चाहते हो एंड वो कंसेप्ट पढ़ाने के लिए आप बोलोगे हम 3 क्लास के बच्चों को ही सिर्फ पढ़ाएंगे, 4 का नहीं पढ़ाएंगे, तो 4 के बच्चे कैसे जानेंगे। तो यहाँ से निकल के अगर मैं लाइब्रेरी बना दूँ तो कोई भी बच्चा यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सोशल स्टडीज में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं, लेबोरेटरी है और गैलरीज हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेस है, लाइब्रेरी है, जहाँ पे लोग डिफरेंट जगह से, डिफरेंट जोन से आके पढ़ाई कर सकते हैं एट ए टाइम। तो सोशल स्टडीज क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, लाइब्रेरी इज एन एजुकेशनल सोशल एजेंसी। लाइब्रेरी क्या है, एक सोशल एजुकेशनल सोशल एजेंसी है, पढ़ने के लिए एक सोशल एजेंसी है, जहाँ से सेल्फ एजुकेशन पॉसिबल होता है, बच्चों का सेल्फ एजुकेशन पॉसिबल होता है, इंडिविजुअल्स का सेल्फ एजुकेशन पॉसिबल होता है जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन एसेंशियल, ये क्या हो गया आज, वेट, it is essential an essential instrument of putting progressive methods into practice। जो प्रोग्रेसिव मेथड है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होगा, उन्नतिशील, आगे ही बढ़ते जाना है, कभी पीछे मुड़ के नहीं आना है, आगे ही बढ़ते जाना है। तो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें ये क्या कहता है, डिफरेंट प्रोग्रेसिव मेथड्स को हमारे प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में लेके आता है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेथड कौन से हैं बोलो, लाइब्रेरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, म्यूजियम, गैलरीज और कम्युनिटी रिसोर्सेस मेथड, जहाँ पे सब कोई मिलजुल के चलते हैं, ठीक है। अभी सेकेंडरी एजुकेशन क्या बोलता है, सेकेंडरी एजुकेशन बोलता है लाइब्रेरी इज द हार्ट and center of intellectual activity in the literary life of recognized schools and plays the same part via as a laboratory place for science subjects and workshop for the technical subject। यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया 3 चीजों को। फर्स्ट पार्ट क्या था, लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी का पार्ट आया, लाइब्रेरी क्या है, एक घर जैसा है, मिट्टी का घर, हट किसको बोलते हो, कुड़िया घर बोलते हैं ना, या फिर मिट्टी का घर बोलता है ना। तो छोटे से घर होते हैं आपके, मिट्टी का घर जैसा लाइब्रेरी को बोल सकते हो, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बढ़ते हैं, ठीक है। जो इंसान को चाहिए वो कैसे स्कूल में पढ़ता है या क्या पढ़ता है, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको एक्स्ट्रा पढ़नी है तो वो जाके लाइब्रेरी में पढ़ता है। बट ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है स्कूल सिस्टम्स के लिए। अगर मैं आगे चल जाऊँ, क्या है द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी जो है, तो लेबोरेटरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बताओ। लेबोरेटरी आप लोग यूज करते हो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, जस्ट लाइक आपका होता है प्रैक्टिकल वर्क्स परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जितने भी साइंस सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, इसके लिए हमें लेबोरेटरी चाहिए। और वैसे ही बोलो वर्कशॉप, वर्कशॉप मेनली होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, 1-2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स का नाम बोलो, पढ़े हो आप लोग, सबने पढ़ा है उस सब्जेक्ट्स को, अभी इनकॉर्पोरेट हो रहा है, नॉर्मली इनकॉर्पोरेट हो रहा है सब्जेक्ट्स के साथ, जुड़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, आईसीटी, आईटी, आईसीटी और टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और भी है, अकाउंटेंट है, मतलब आपका बिजनेस ओरिएंटेड भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे टेक्निक्स जहाँ पे यूज होता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये नॉर्मली इंजीनियरिंग कोर्सेस भी हो जाएंगे, बहुत कुछ है, बट नॉर्मली हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोड़ पकड़ रहे हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है। तो हमारा क्या है, क्यों इतने सारी चीजें आए, लाइब्रेरी बने, लेबोरेटरी बनी, म्यूजियम, गैलरीज, क्यों इतने सारी चीज बने, बिकॉज डे बाय डे डिमांड ऑफ एजुकेशन विल बी चेंज, डिमांड ऑफ एजुकेशन विल बी चेंज, ये होने वाला है या फिर हो भी रहा है। तो ड्यू टू दिस चेंजिंग पैटर्न, इफ यू वांट टू अडॉप्ट दिस पैटर्न, so we need more
मोर एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, हमें मोर एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को, जिसके थ्रू हमें डायनामिक अप्रोच मिले, डायनामिक वे से टीचिंग हो पाए, पढ़ सके हम डिफरेंट जगह से। तो लाइब्रेरी एसेंशियल पार्ट है स्कूल्स का। लाइब्रेरी एसेंशियल होता है, जो हमारे पास सेल्फ स्टडी करने के लिए बुक्स नहीं होते हैं, तो उसका एक सप्लीमेंट होता है लाइब्रेरी, जहाँ पे गरीब बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ये टीचर्स को भी हेल्प करता है, राइट। ये टीचर्स को भी हेल्प करता है, अगर टीचर्स के पास भी किताब नहीं होती तो उसमें भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स अ टीचर इन द टीचिंग प्रोसेस, ये टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। इट हेल्प द स्टूडेंट फॉर सेल्फ एजुकेशन, ये सेल्फ एजुकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स एंड डेवलप रीडिंग हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट्स, ये बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाता है, रीडिंग हैबिट्स बढ़ते हैं। इट सिमुलेट्स लिटरेरी एप्रिशिएशन, एजुकेशन में लिटरेचर सब्जेक्ट्स में पढ़ पढ़ के आगे आगे जाना है, उसके लिए जो मोटिवेशन भी चाहिए वो भी मिलता है। बुक्स सर्व एज कंपेनियंस ड्यूरिंग वंस लीजर टाइम, खाली वक्त को यूज करना, किताबों के साथ उसको व्यवहित करना, मतलब वो उसी टाइम को यूटिलाइज करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बोला गया किताब आपके क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। इट वाइडन्स द नॉलेज ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, ये दोनों के ही नॉलेज को वाइडन अप करता है, टीचर का भी नॉलेज ज्ञान को एंड स्टूडेंट का भी ज्ञान को। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी रिसोर्सेज क्या होंगे बताओ। पहले तो हमारे बुक रिसोर्सेज, जितने भी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स रखे जाएंगे लाइब्रेरी में सारे लेवल्स के बच्चों के लिए। यूनिट बुकलेट्स रखे जाएंगे, छोटे छोटे बुकलेट्स होते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस, जगहों के बारे में, स्थान के बारे में, रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में रखे गए। और क्या रखे जाएंगे, लिटरेरी मटेरियल, जिसको आप लिटरेचर में इमेजिनेशन जो पॉइंट्स लिख रहे हो उसको समझने के लिए आप यूज कर सकते हो, स्टोरीज, एडवेंचरस एटसेट्रा। रेफरेंस मटेरियल क्या क्या रहते हैं, जैसे कि डिक्शनरीज आपने यूज किया, एनसाइक्लोपीडिया आप यूज करते हो। एनसाइक्लोपीडिया ऐसा होता है जैसे विकीपीडिया है, तो एनसाइक्लोपीडिया होता है कि ये पूरे चीज़ों को एज ए साइकिल कंट्रोल करके रखता है, मतलब सारे चीज़ होंगे, जितना भी टॉपिक्स आपको चाहिए छोटे छोटे पॉइंट्स करके ये लिख के रखता है, एंड वो भी डिटेल्ड फॉर्मेट में, छोटा होता है बट डिटेल्ड फॉर्मेट में। ईयर बुक्स, एक साल के लिए जो बुक्स आते हैं, मैगजीन्स बोल सकते हो, एटलास आता है, मैप्स, चार्ट, हैंडबुक्स, मैनुअल्स एटसेट्रा। अभी देखो नॉन बुक रिसोर्सेज क्या है, पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होता है, करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स के बुक्स आते हैं, करंट अफेयर्स और जीके बुक्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं। छोटे छोटे जो बुक्स होते हैं वो साप्ताहिक हो सकते हैं, मासिक हो सकते हैं, या फिर वार्षिक हो सकता है। वार्षिक मतलब बड़ा हो गया इसलिए ये छोटा बोला गया पीरियोडिकल्स, तो ये साप्ताहिक होगा या फिर मासिक होगा। पैम्पलेट होते हैं, पैम्पलेट क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या कहते हैं, जैसे कि अभी मलेरिया के बारे में चल रहा है, तो मलेरिया के पैम्पलेट को इधर उधर लोगों में बांटा जाता है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के ऊपर हो तो वो भी बांटा जाता है, तो ये सारे पैम्पलेट होते हैं। न्यूज़पेपर तो आप जानते हो, वो लोकल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ को कैरी करता है, वो भी एक करंट इवेंट्स के ऊपर होता है, एवरी डे ये निकलता है। स्पेशल डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन, ये क्या होता है ना, ब्रॉचर्स निकलना या ईयरली कैलेंडर, एक साल के लिए पूरा जो निकलता है पहले से ही। डेट बुक्स पब्लिश्ड होना स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, या टूरिस्ट बुक्स, बिजनेस कॉन्सर्न बुक्स, जितने भी हैं वो सारे। ऑडियो विजुअल एड्स और नॉन रीडिंग मटेरियल, जो जहाँ से आप देख के पढ़ते हो या सुन के पढ़ते हो वो सारे चीज़, तो ये क्या है, इट कंटेन्स मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, मॉडल्स, फिल्म्स, रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, टीवी एटसेट्रा, ऑल्सो प्रोजेक्टर्स, रिकॉर्डर्स एटसेट्रा। आप ऑलरेडी इंस्ट्रक्शनल मीडिया पढ़ चुके हो, वहाँ पे भी ये डिटेल था। अभी देखो रिक्विसाइट्स ऑफ एन आइडियल लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, जो आदर्श वाला लाइब्रेरी होगा, मतलब आप देख के ही बोलोगे हाँ ये लाइब्रेरी पूरा कंप्लीट है। तो पहले तो लाइब्रेरी रूम चाहिए, एंड लाइब्रेरी रूम का मेन चीज़ होता है कि वेंटिलेशन होना चाहिए। बहुत लोग अगर पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे हवे मतलब हवादार होना चाहिए, झरोखे होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए, वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन सिस्टम्स होने चाहिए, जिसके थ्रू
हवा आता जाता रहे, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके। ये स्कूल कॉलेजेस में ऐसे ही बना जाता है। एंड नेचुरल लाइट भी आना चाहिए, ताकि जब करंट चला जाए तो नेचुरल लाइट अंदर आते जाए, एंड बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो अगर कोई भी इश्यूज होते हैं। एंड वहाँ पे जो वर्ल्स होंगे, वर्ल्स में कुछ ना कुछ उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड फोटोज होंगे, पिक्चर्स होंगे, कुछ ना कुछ लगे रहने चाहिए। अभी देखो फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, बच्चे जैसे पढ़ सके इसलिए चेयर एंड डेस्क, चेयर एंड डेस्क और टेबल चेयर रहेगा, रैक्स रहेंगे जहाँ पे किताबें रखे जाते हैं। एंड मिनिमम एक वॉल क्लॉक होना चाहिए, टाइम देख के सब आते हैं जाते हैं। बुलेटिन बोर्ड होगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पे लगाया जाएगा और डिस्प्ले करने के लिए रखा जाता है। स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या होता है, लाइब्रेरी एक कैटलॉग से चलता है। कैटलॉग क्या होता है कि जस्ट लाइक अजेंडा, पूरे महीने का मैंने एक कैटलॉग बना दिया, उसी कैटलॉग से पता रहेगा कि आपको किस टाइम पे जाना है, किस टाइम से वहाँ से निकलना है। एंड इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनका फ्लो बना रहेगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। उनको पता है आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहता है, हम जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, मैक्सिमम बोला जाएगा कि 100 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। 100 लोग से ज़्यादा हो गया तो आपको इस टाइम के विद इन निकलना पड़ेगा, एंड उसके बाद जितने लोग हैं आ सकते हैं। तो ऐसे करके चलाया जाता है। रिसोर्सेज अभी बोला, कोई भी चीज़ों के बारे में हो सकता है, ये जितने भी बुक को लेता है वो ट्रूथ बेसिस पे होने चाहिए, इवेंट्स के बेसिस पे होने चाहिए, कोई झूठ, मीथ, स्टोरीज इसके बेसिस पे ना हो तो अच्छा है। ये बहुत सारे पीरियडिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट ये सब कैरी करता है। एटमोसफियर, अभी बताओ लाइब्रेरी का एटमोसफियर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। लाइब्रेरी के रूल्स सिंपल्स होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सो दैट सबको इजीली सब कुछ अवेलेबल हो, बुक्स अवेलेबल हो, एंड कोई इशू ना हो। कोई भी बुक को आप डैमेज नहीं करेंगे, एंड जैसा आपने किताब लिया था वैसा ही आप दोगे। बस आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग जो किताब आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कॉपी लेके पढ़ना है, एंड उसमें नोट डाउन करके लेके आना है, बाकी किताब को रिटर्न कर देना है। लाइब्रेरियन क्या कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू मैकॉलभिन, books themselves are nothing. They have no meaning than the white paper on which they are published. Useless. They are made serviceable by demand. Books are artificial entities, and there must be something to put life into them. अच्छा, ऐसा बोला गया कि किताबें पूरे व्हाइट पेपर जैसे ही है, व्हाइट पेपर में कुछ लिख दो एंड पब्लिश कर दो, क्या ये किताब बन जाएंगे? नहीं। किताबों में मतलब होने चाहिए जिसके थ्रू आपको कुछ पता चले, या फिर एंटिटीज मतलब ये होगा कि हमें बोल सकते हैं कोई वस्तु, कोई उसके आकार आकृति हो, या नॉलेज का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे आपको ट्रू बेसिस पे कुछ ज्ञान मिलता हो। इसमें जान डालने के लिए कुछ होना चाहिए, अदरवाइज ये आर्टिफिशियल लगेगा। इसलिए हमें किताबों के बारे में परिचय देने के लिए लाइब्रेरियन होते हैं। जो लाइब्रेरियन क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एंड किताबों को टाइम टू टाइम कैसे यूज़ करना है एंड बच्चों में कैसे इंटरेस्ट लाना है, वो लाइब्रेरियन का काम होता है। अच्छा, अभी देखो बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल्स टुवर्ड्स लाइब्रेरी रिसोर्सेस। मिनिमम लाइब्रेरी रीडिंग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। लाइब्रेरी रीडिंग कैसे, लाइब्रेरी रीडिंग में पढ़ने से क्या होगा वो बच्चों को बताओ, वो ऐसा प्रिस्क्राइब करो सारे बच्चों को। कुछ महीनों तक आप बाउंड करो कि तुमको पढ़ना है, उसके बाद उसको जब मोटिवेशन मिल जाए या फिर उसको इंटरेस्ट मिल जाए वो खुद पढ़ लेगा। पीपल शुड मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स दे यूज। जो किताबें वो यूज़ करें, बच्चे जो किताबें यूज़ करें उसका नोट डाउन करके रखेंगे, कौन सा किताब उन्होंने लिया था, कौन सा क्या है उसको लिखेंगे। रीडिंग ग्रुप्स, रीडिंग आप पढ़ाई जब करते हो ग्रुप्स में भी करते हो, अकेले भी करते हो, ग्रुप्स बनाने से बेटर होता है, एक इंटरेस्ट बढ़ता है। असाइनमेंट करना, सेलिब्रेशन ऑफ डेज, जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हो तो उसमें सेलिब्रेशन ऑफ डेज के बारे में भी मेंशन है तो वो सब याद करो। ओपन सेल सिस्टम फॉर फ्री एक्सेस, ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पे बच्चे फ्रीली उसको यूज़ कर सके। बुक कंपटीशंस, किताब अगर हम हमारे स्कूल या कॉलेजेस में होता था, अगर बच्चा पूरा महीना पढ़ाई करता है, किताबों को अच्छे से यूज़ करता है एंड
बहुत सारे चीज़ पढ़ के वो आगे बढ़ता है, तो उसको हम एज ए बोल सकते हैं प्राइज और एज अ रिवॉर्ड हम उसको बुक्स गिफ्ट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। ऑनर रोल लिस्ट, अगर जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, बहुत मतलब साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, तो उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा। क्रिएट ए लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड बुक, किताब एंड बच्चों के अंदर एक रिलेशनशिप बनाना, कोऑपरेशन करना, टीचर एंड लाइब्रेरियन दोनों ही कोऑपरेट करेंगे बच्चों को। ये सारे पॉइंट्स हैं। तो लाइब्रेरी का समझ आया? क्लियर है? ओके। देखो ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रही हूँ बिकॉज आज एंड करना है एंड थोड़ा है मतलब माइंड मैपिंग तक पढ़ना है, और भी एक दो टॉपिक यहाँ पे होगा एंड माइंड मैपिंग का टॉपिक होगा, वो कंप्लीट होने से मैं छोड़ दूंगी। तो ये चीज़ है कि सोशल स्टडीज लेबोरेटरी के बारे में पढ़ना है। लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी नॉर्मली क्या होता है ना, साइंस बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्राम्स और एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए ये चाहिए, तो अभी बोलो सोशल स्टडीज लेबोरेटरी में क्या डिफरेंस होगा? तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी देखते हैं इक्विपमेंट में क्या क्या डिफरेंस आएंगे, मॉडल्स में क्या क्या होंगे। साइंस बच्चे अगर होते तो स्पेसिमेंस, मॉडल्स और कोई रियल ऑब्जेक्ट्स ऐसे लेके करते काम। बट अगर सोशल साइंस का है तो यहाँ पे मैप्स, ग्राफ्स, चार्ट और एनी टाइप ऑफ पोर्ट्रेइंग करने वाले कोई टेबल्स ऐसे होने चाहिए, ग्राफ्स में होने चाहिए। तो अभी देखो सोशल स्टडीज लेबोरेटरी में द टीचर्स ऑफ दिस सोशल स्टडीज, जो टीचर होते हैं वो क्या बोलेंगे, बहुत एडिक्वेट, कन्वीनियंट एंड अट्रैक्टिव फैसिलिटीज देंगे बच्चों को लर्निंग करने के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचिंग देने के लिए। देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट आई एम सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ टीचिंग, देन यू आर नॉट कमिंग टू दिस क्लास, आप क्लास में ही नहीं आओगे। सो ये पॉइंट होता है कि आपके क्लास में बच्चे कैसे आते हैं। जब आप बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाओ तो वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं देते। बच्चे कब इंटरेस्ट देते हैं? जब प्रैक्टिकल भी हो, थ्योरी भी हो, उसी टाइम। सो बच्चों को क्या करना है, लेबोरेटरी वर्क्स में भी दो। एक यूनिक वे होता है कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना एंड एंगेज करना कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स में। ठीक है, ये इजी टू अंडरस्टैंडिंग होता है, बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका इंक्रीज करता है एंड इजीली कोई भी आइडियाज को गेन कर सकते हैं। इवन अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलता है ना, वो फटाफट कैच कर सकते हैं, कैच करके वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं, इलास्ट्रेशन, जो एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके थ्रू उदाहरण देके हम समझाते हैं, वो सारा बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मतलब हम जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं क्लासरूम में एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पॉसिबल होता है आपके सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, कि बच्चों में एक गुड सिटीजन बनने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करने के लिए समाज में जाके लोगों के साथ मिलने जुलने में जो इम्पोर्टेंस है, वो इसके थ्रू पॉसिबल होगा। लेबोरेटरी अप्रोच में पहला पॉइंट जो आता है, ये लेबोरेटरी पता है आपको कौन से प्रिंसिपल्स पे चलता है? वेरिफिकेशन लेबोरेटरी अप्रोच इज डिजाइन, मतलब आपका जो कंसेप्ट है एक लेबोरेटरी बनाने का, वो होता है कि आप जो लेबोरेटरी बना रहे हो, वेरिफिकेशन लेबोरेटरी अप्रोच इज डिजाइन, ऐसा लेबोरेटरी आप बनाओगे जिसमें आप कोई भी पॉइंट को वेरीफाइड कर सकते हो एंड उसको प्रूव कर सकते हो। उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए टू गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक फील्ड ट्रिप और स्टडी ट्रिप, ये भी आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है। जैसे एक टीचर ने पहले एक बार एक कंसेप्ट को करके दिखा दिया, बट सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम बच्चा तो खुद से ही करेगा ना। सो व्हेन दे टच एन ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म देयर वर्क विद दिस ऑब्जेक्ट और interact with it, or sometimes he touches or he moves like what he knows or what he get from this point, तो वो क्या मिल रहा है, क्या जानना चाहता है, जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली लेता है, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, तो उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है इसके थ्रू। बाय दिस अप्रोच द स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर, यहाँ पे बच्चा आइडियाज गेन करेगा, कंसेप्ट सीखेगा, इतना। इन लेबोरेटरी अप्रोच importance is given to measuring, observing, classifying, interpreting and predicting। ये 5 चीजों को, 5 वर्ड्स को आपको याद रखना है। कौन से वर्ड्स हैं? देखो याद कैसे रखोगे, MOCIP, ठीक है, आप याद रख लेना, मोसिप बोल के याद रख लेना। एम फॉर मेजरिंग, कोई चीज को आप नाप सकते हो या मापन कर सकते हो। ऑब्जर्विंग, अवलोकन करना, किस चीज को देखना, परखना।
सी फॉर क्लासीफाइंग मतलब वर्गीकरण करना, आई फॉर इंटरप्रिटिंग एक्सप्लेन करना अच्छे से, प्रेडिक्टिंग किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना कि बाद में ये कैसा बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये 5 वर्ड को याद रखोगे जो लेबोरेटरी मेथड में यूज़ होते हैं और किसी मेथड में यूज़ नहीं होते। लेबोरेटरी मेथड में ये 5 यूज़ होते हैं लेबोरेटरी मेथड में। ओके, अभी देखो क्लासीफाइंग ए गुड सोशल स्टडीज लेबोरेटरी कौन से हैं? फॉर कवरिंग ऑल द एरियाज ऑफ करिकुलम एडिक्वेट स्पेस इक्विपमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। देखो, करिकुलम आपका जो होता है, जो आपको पहले से मेंशन किया जाता है, वो करिकुलम बहुत सारे पॉइंट्स को कैरी करता है एंड उसी चीज़ को हमें बच्चों तक पहुंचाना है। इसीलिए जितने भी स्पेस चाहिए लेबोरेटरी में, जितने भी चीज़ें चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, जैसे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, यंत्र दिए जाएंगे जिसको सबको यूज कर सके, उसके फैसिलिटीज को सबको अवेल कर सके। एडिक्वेट लाइटिंग फैसिलिटीज, जैसे लाइब्रेरी में लाइटिंग होनी चाहिए तो सारे रूम में वेंटिलेशन एंड लाइटिंग का सुविधा होनी चाहिए, झरोकेदार होने चाहिए, हवा आना चाहिए प्लस लाइट भी आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन अभी बोल दिया। एडिक्वेट वाटर सप्लाई, प्रैक्टिकल वर्क जहाँ पे भी होता है, सपोज एक सॉइल स्ट्राटा बना रहे हो, सॉइल के लेयर और मृतिका के स्तर को देख रहे हो, ठीक है, उसके स्तर को देखने के लिए हाथ तो गंदे होंगे ही, मिट्टी को छू रहे हो, तो उसके लिए आप वाटर तो होना ही चाहिए, किसी चीज़ को धोना है, इक्विपमेंट को धोना है या क्लीन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो उसलिए हमें फैसिलिटीज चाहिए वाटर का भी। वाटर अभी कैसा होना चाहिए, 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एक तो प्रैक्टिकल्स के लिए यूज़ होगा, फिर पानी पीने के लिए भी यूज़ होता है, प्लस सैनिटरी के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आप टॉयलेट जा रहे हो, वाटर अगर नहीं यूज़ किया तो इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये ऐसे सारी चीज़ों में वर्किंग कंडीशन में वाटर सप्लाई होना चाहिए। वॉशेबल फ्लोर होने चाहिए, जैसे फ्लोर को आप साफ करते रहो या फिर साफ किया जा सके ऐसे। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होने चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी जैसे आप स्टोर करके रख सको। प्लीजेंट कलर ऑफ द वॉल्स, वॉल्स के कलर अच्छे होने चाहिए, लेबोरेटरी के कलर्स अच्छे होने चाहिए। फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट एंड मूवेबल फर्नीचर, फर्नीचर्स ना जैसे आप हटा सको, बहुत भारी भारी फर्नीचर्स भी आते हैं, तो वैसा फर्नीचर्स ना हो, थोड़ा मूवेबल फर्नीचर्स हो जिसको आप मूव कर सको। Equipment and furnishing which are easy to care for with minimum efforts, ऐसे आप इक्विपमेंट्स रखोगे जिसको हर कोई बच्चा यूज कर सकता हो, फर्निश कर सकता हो, तो ये चीज़ें क्या होगा ना, मिनिमम एफर्ट्स में उसको उठा सकते हो, उसको रख सकते हो, अच्छे से साफ कर सकते हो, ये सब होगा। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द स्कूल, स्कूल के साइज के अकॉर्डिंग 1 या 2 रूम में लेबोरेटरी होना चाहिए। लेबोरेटरी मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपके जो लेबोरेटरी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, केयरफुली प्लान्ड होने चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, लेबोरेटरी अप्रोच ऑफ टीचिंग इज चाइल्ड सेंटर टीचिंग, ये चाइल्ड सेंटर टीचिंग है। स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि बच्चे खुद से करेंगे। जब भी लेबोरेटरी का वर्ड सुन लो मतलब याद रखना लर्निंग बाय डूइंग ही होगा, बच्चे खुद से एक्टिविटी करके ही देखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। इन दिस अप्रोच इट इज़ ईजी टू मेक द स्टूडेंट डिसिप्लिन, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को आप एक जैसा बना सकते हो, डिसिप्लिन में रख सकते हो, बिकॉज बच्चों को जब भी बता दो कि तुमको ये एक वर्क करके दिखाना है खुद से, तो वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, डर के मारे एक जगह पे फोकस्ड हो जाते हैं एंड खुद से करने को ट्राई करते हैं। दिस इज स्कोप फॉर स्किल डेवलपमेंट, सॉरी देयर इज स्कोप फॉर स्किल डेवलपमेंट। आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट ऑलवेज स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है, आपको कार्यशैली मिलता है, कार्य सीखने को कुछ मौका मिलता है। अच्छा, समझ आया, इतना समझ आया? अच्छा, ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजियम। सारा छोटे छोटे टॉपिक्स है, समझा दे रही हूँ, 1-2 टाइम्स सुन लो, खत्म, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहते हो ना, जब सुन लेना हो जाएगा। म्यूजियम क्या है, क्या म्यूजियम में हम प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं, बताओ, एक क्वेश्चन देखते हैं, म्यूजियम में हम प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं? नो मैम, गुड। सो म्यूजियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शन, सोशल स्टडीज को अगर पढ़ना हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जैसा रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है एंड इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सीखने के लिए एक जगह देता है म्यूजियम।
सो इसको बोल सकते हो ना, ये कलेक्शन हाउस है या स्टोर हाउस है। जैसे हर एक घर में एक स्टोर रूम रहता है, वैसे ही आपके म्यूजियम स्टोर हाउस और कलेक्शन रूम जैसा है, जहाँ पे सोशल स्टडीज के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं उसको हम रख सकते हैं। जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सो ऑन, जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं उसको हम म्यूजियम में स्टोर करके रख सकते हैं। म्यूजियम क्या है? ये एक नेचुरल थिंग है। म्यूजियम कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होता। म्यूजियम में एक नेचुरल चीज़ें होती हैं या नेचुरल आर्टिकल्स होते हैं जो कि म्यूजियम में मतलब रखे क्या जाते हैं। म्यूजियम एक ऐसा जगह है जहाँ पे नेचुरल थिंग्स को रखे जाते हैं। जैसे कि आप रख रहे हो डिफरेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू वर्क, कोई एक वर्क हुआ था या पास्ट में कुछ चीज़ें हुए थे, पास्ट में कोई चीज़ एग्जीबिशन हुआ था, उसको स्टोर करके रखना है, तो ये म्यूजियम को यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं यूज़फुल, क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे कि पुराने कॉइन्स रखना, पुराने नोट्स रखना, पिक्चर्स रखना, आर्ट, पेंटिंग और वेपन्स, मैंने कल जैसे आपको बताया था, उड़ीसा में भी बहुत जगहों पे ऐसे रखे गए हैं। धौलागिरी के पास भी ऐसा ही एक म्यूज़ियम है जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। वैसे ही आप जाओगे जब हरियाणा में भी एक है कल्पना चावला प्लानिटोरियम म्यूजियम जैसा है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं वो सारे, एंड जो भी आपके एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ करते हैं वो भी सारे हैं। मतलब ग्रह नक्षत्र से संबंधित सारी चीज़ों को वहाँ पे रखे गए। तो ऐसे बहुत है, दिल्ली में भी है, बहुत सारे जगह पे ये म्यूजियम्स बनाए जाते हैं स्टोर करने के लिए। सो अभी देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज म्यूजियम क्या है, इसके लक्ष्य या उद्देश्य, आप बोलोगे उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, एम्स नहीं पूछे, उद्देश्य क्या है ना, टू एक्वांट द स्टूडेंट्स विद द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी आइटम्स। देखो हम लोग तो अभी के बच्चे हैं, हमें क्या पता कि पहले कौन से वर्ड हुए थे, उसमें कौन से चीज़ें थे, उस टाइम पे क्या था। तो उस चीज़ों को डायरेक्टली देख के याद रखने के लिए, कंटेम्प्रेरी और हिस्ट्री पीरियड से खुद को कनेक्ट करने के लिए, बच्चों को कनेक्ट करने के लिए इससे बनाया जाता है। ये क्या है, टू डेवलप एन आर्टिस्टिक एस्थेटिक एप्रिसिएटिव सेंस अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों में एक चीज़ को लेके ब्यूटी क्या है, उस चीज़ में कौन सा ब्यूटी छुपा है उसके बारे में। आर्टिस्टिक, जिस चीज़ को आप देख के बोलो कि हाँ कुछ समझ आ रहा है, आर्ट है, कल्चर है, उसको जान पा रहे हो। एप्रिशिएटिव, किसी को मोटिवेट कर सकते हो या फिर किसी को शाबाशी दे सकते हो, ऐसे चीज़ों में भी जान पाते हो। नेक्स्ट, टू मेक द स्टूडेंट अप्लाई द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स विच दे गॉट फ्रॉम द म्यूजियम इन देयर डेली लाइफ सिचुएशन। सो म्यूजियम में उन्होंने जो जो चीज़ों को देखा, उससे सीखा, उसको वो डेली लाइफ सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसको यूज़ कर सकते हैं। टू गिव ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द पार्ट टू द स्टूडेंट्स, आप रियलिस्टिक पिक्चर दिखा सकते हो, क्योंकि हमने अभी बोला कि हम बच्चे अभी के हैं तो बाकी हमें पुरानी चीज़ें पता नहीं है, तो उसमें रियलिस्टिक थिंग्स को समझाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एग्जिबिट्स ऑफ सोशल स्टडीज म्यूजियम्स, क्या क्या एग्जिबिट्स रखे जाते हैं। एग्जिबिट मतलब जिसको आप रख के दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। अगर हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स हो, जैसे कि तलवार हो गए, तोपे हो गए, या फिर राइफल्स हो गए, बंदूक हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सारे हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स हैं। जैसे कि एक किंग किंग का डेथ हो गया, उनके रिलेटेड जो उनके कपड़े हैं, उनके टाइम पे जो पत्र लिखते थे वो हो सकता है, या कॉइन्स हो सकता है, या फिर उनके टाइम में जो लिपि थे या फिर चीज़ें थे वो रखना, ये सारे हो सकते हैं। जियोग्राफिकल आर्टिकल्स और जियोग्राफिकल एग्जिबिट्स क्या होते हैं, नहीं ये डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे रॉक्स के हो गए, पत्थर, मिनरल, सॉइल्स, मॉडल पिक्चर चार्ट्स। एग्जिबिट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी, नोट्स, पास्ट प्रेजेंट के, मशीन्स, मॉडल्स, फैक्ट्री, चेक्स, ये सब होंगे। एग्जिबिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये क्या दिखाता है, पॉलिटिकल साइंस बोला गया तो ये लॉ मेकर्स के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस। अभी बोलोगे मैम म्यूजियम के अंदर हम लोग रख सकेंगे क्या, नहीं, बट आप कोई भी रियल थिंग्स का छोटे फॉर्म में रख सकते हो कि नहीं, उसको मार्बल में बना के या प्लास्टिक में बना के उसको रख सकते हैं। पिक्चर्स ऑफ असेंबली, पिक्चर्स, फोटो बोला गया, चित्र बोले गए, असेंबली के, कोर्ट्स के, लॉ कोर्ट्स के, या सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, मंडल्स, पंचायत, सब दिखा सकते हो। एग्जिबिट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देखो जो चीज़ें
नेशन और इंटरनेशनल फॉन्ट्स में दिखाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, उन चीज़ों को भी रख सकते हो, जैसे कि आपके नेशनल फ्लैग एंड इंटरनेशनल फ्लैग्स भी, मतलब दूसरे नेशंस के भी फ्लैग को भी रख सकते हो, कॉइन्स और डिफरेंट नेशंस के जो लैंग्वेज है, डिफरेंट नेशंस के जो पोशाक हैं वो सब रख सकते हैं। रिलीजियस एग्जिबिट्स में क्या होगा, धार्मिक जो गुरुज होते थे उनके मॉडल्स, या फिर जो किताबें होते थे, जैसे कि आप यूज़ करते हो, क्रिश्चियन लोग यूज़ करते हैं बाइबल, तो वो रखना, या फिर आपके जो भगवत गीता हो गए, रामायण महाभारत हो गए, वो सब रखा, वो रख सकते हो। या फिर उनके पिक्चर्स रख सकते हो, जो गॉड या लॉर्ड या अल्लाह के पिक्चर्स रख सकते हो, वो मॉडल्स एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है देखो, स्टूडेंट्स गेट डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये जितने भी चीजें हैं ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है। सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और भी जानने के लिए वो इच्छुक हो जाते हैं। इंक्रीजेस क्रिएटिविटी और क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के क्रिएटिव चिंतन को ये और भी विकास करता है। डेवलप ए स्पिरिट ऑफ रिसर्च, बच्चों में रिसर्च वर्क करने की क्षमता को बढ़ाता है, उसको और मोटिवेट करता है। एंड बच्चों में रियलिस्टिक चीज़ों को ज्ञान लेने के लिए बढ़ाता है, और भी आग्रह और भी चीज़ों को सीखना है ये बढ़ाता है। इतना समझ आया? सर, एक पेज का डायग्राम बनाना है। आपका टॉपिक है माइंड मैप। आपको एक पेज लिखना है, 1 से 1.5 पेज लिखना है और एक छोटा-सा डायग्राम बनाना है। हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग्स लिखने के बाद आप एग्ज़ाम, हेडिंग्स मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं 6-7 एग्ज़ाम्पल्स दी हूँ कि किस-किस वे में आप हर एक सब्जेक्ट्स का, किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हर एक सब्जेक्ट से मैंने एक-एक कांसेप्ट को लेके माइंड मैप दिया हुआ है। अभी कोई भी आप एक टॉपिक में कर सकते हो अपना माइंड मैप, ठीक है? कोई भी टॉपिक पे कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स पे भी कर सकते हो। अभी क्या है माइंड मैप देख लेते हैं। ये माइंड मैप इज अ डायग्राम, एक माइंड मैप क्या होता है, एक डायग्राम होता है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट वर्ड्स एंड आइडियाज लिंक टू एंड अरेंज रिडीली अराउंड ए सेंट्रल कीवर्ड और आइडिया। अच्छा मुझे बताओ, पॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ लो, इसका सेंट्रल वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल वर्ड? मैंने बोला आपको, मैंने पॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया, ठीक है? अभी बोलो पॉल्यूशन के चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड छुपा हुआ है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन से भी जुड़ा होगा? कौन सा वर्ड है, कीवर्ड? अच्छा, सबके लास्ट में कौन सा वर्ड लगा है बताओ? एयर के साथ कौन सा वर्ड लगा? पॉल्यूशन। सो कीवर्ड कौन सा हुआ? कीवर्ड, मेन वर्ड, पॉल्यूशन। बस। सो यहाँ पे बोला गया, आपका जब माइंड मैप बनाते हो या फिर आप जो डायग्राम बनाते हो, जितने भी डायग्राम बनाते हो, मैं क्या मेंशन करती हूँ, आप एक सर्कल बना देना, ऐसा मेंशन करती हूँ ना, सर्कल बना देना, या फिर एक कोई भी वेजिटेबल्स या फिर कोई भी ट्री, स्टार, कुछ भी बना दो, बीच में जो मेंशन है, जैसे कि मेरा यहाँ पे माइंड मैप मैपिंग, यहाँ पे मेरा टॉपिक है, तो ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है, इससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज हैं मैं वहां पे ड्रॉ करी हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अगर कोई चीज को हम छोटे छोटे वर्ड्स में लिखते हैं, उसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो माइंड मैप एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ना कि ये थ्योरी जैसा है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे एक कीवर्ड रहता है, कीवर्ड मेन वर्ड रहता है जो हर एक चीज से संबंधित हो, उस कंसेप्ट को फुलफिल करता हो, ऐसा वर्ड बीच में रहता है। एंड उसी के सराउंडिंग में, ये सेंट्रल वर्ड के सराउंडिंग में हम डिफरेंट वर्ड्स को प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को प्रेजेंट करते हैं उसको रिलेट करते हुए। अभी देखो क्या मेंशन है, ये माइंड मैप इज a diagram used to represent word and ideas linked to and arranged radially। radially क्या होता है, radius के साथ radially, ठीक है, रेडियली अराउंड ए सेंट्रल वर्ड, ये सेंटर है हमारा, जो सेंटर में संबंधित हो, सेंट्रल वर्ड और आइडिया, बीच में एक कोई चीज होगा। अच्छा मुझे बताओ, आपके घर के सेंट्रल पर्सन कौन है, सेंट्रल पर्सन कौन है? हाँ, हेड जो होंगे पापा, जो भी रहेंगे, हाँ,
जो घर के मुखिया हैं, घर को चलाते हैं, हेड है, तो वो हमारे यहाँ पे सेंट्रल वर्ड होंगे। तो वैसे ही वो जैसे फैमिली के सेंट्रल वर्ड है, यहाँ पे हमारा माइंड मैपिंग का सेंट्रल वर्ड कोई भी टॉपिक का जो मेन वर्ड है। सो इट इज ए ग्राफिकल मीन्स ऑफ टेकिंग और मेकिंग नोट्स। देखो, टेकिंग और मेकिंग नोट्स, टेकिंग और मेकिंग नोट्स। नोट टेकिंग होता है, नोट मेकिंग होता है। अच्छा मुझे बताओ, मैं अभी आपको अगर कोई चीज डिक्टेट कर रही हूं, तो ये नोट टेकिंग होगा या नोट मेकिंग होगा? राइट, नोट टेकिंग, नोट टेकिंग। देखो, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप सुन रहे हो एंड लिख रहे हो, आप सुन रहे हो एंड लिख रहे हो। लिसनिंग एंड राइटिंग हो रहा है, लिसनिंग एंड राइटिंग हो रहा है, तो वो नोट टेकिंग है, वो नोट टेकिंग है। अगर मैं अकेले कर रही हूँ, मैंने सेल्फ मेक किया, कोई चीज को खुद से बनाया, खुद से तैयार करी हूँ अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करके, तो वो नोट मेकिंग है। नोट टेकिंग में किसी और का आप हेल्प लोगे, कोई आपको डिक्टेट करेगा, बट नोट मेकिंग में आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, विदाउट एनी टाइप ऑफ हेल्प, विदाउट एनी टाइप ऑफ हेल्प। ठीक है। सो नोट टेकिंग हो, नोट मेकिंग हो, दोनों में ही आप माइंड मैप्स को यूज कर सकते हो। बीच में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड एंड बाकी सारे आइडियाज को उसको कनेक्ट करके दिखा सकते हो। सो इट इज यूज टू जेनरेट, विजुअलाइज, स्ट्रक्चर एंड क्लासीफाई आइडियाज। कोई चीज को देखने के लिए इजी होता है माइंड मैप्स के थ्रू, विजुअलाइज देखना, समझना, या फिर स्ट्रक्चर देना, आकार देना, या फिर क्लासीफाई करने में थोड़ा सा इजी होते हैं आइडियाज को। माइंड मैप्स हैव मेनी एप्लीकेशंस। अच्छा वेट, माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो माइंड मैप्स को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? पर्सनल बेसिस पे, एजुकेशन पे, बिजनेस सिचुएशन पे, नोट टेकिंग पे, कोई आइडियाज को जेनरेट करना चाहते हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो समराइजिंग करने पे, ऑर्गेनाइज, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके पास, 100 आइडियाज हैं, तो उसको एक साथ पढ़ना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं? माइंड मैप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए देखे हो ना, मूवीज में क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, एक क्राइम हो रहा है, तो क्राइम के रिलेटेड ऐसे पिक्चर्स बना देते हैं, यहाँ पे कोई एक पिक्चर, यहाँ पे कोई एक पिक्चर, यहाँ पे कोई एक पिक्चर, ऐसे देखे हो कि नहीं बताओ? एंड उसको एक एक करके क्लिक करते रहते हैं हम लोग, टिक करते रहते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, एंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये लास्ट में मेरा मिल गया। देखे हो कि नहीं? ये सुन लो। अच्छा, ये भी माइंड मैपिंग है। इससे क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज को एट ए टाइम हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे हम चीजों को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था क्या, कि आप लोग माइंड मैप्स बना के पढ़ो, बहुत जल्दी आप लोग पढ़ सकते हो। एट ए टाइम एक ही पेज में सारे आइडियाज होंगे। आपको स्टेटमेंट बनाना आता है, आपको बस आइडियाज चाहिए, उस आइडियाज को देख के रिवाइज करने में भी ईजी है। आपको बस जानना है, हाँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एजुकेशन में ये यूज होता है, बिजनेस में ये यूज होता है, पर्सनल बेसिस पे, तो उसको मैं स्टेटमेंट डाल दूंगी, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स डाल के बड़ा कर दूंगी। बस इतना ही चीज है। सो नोट को आप नेक्स्टली यूज कर सकते हो उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, एक पर्सन है टोनी बुजान, क्रिएटर ऑफ द माइंड मैपिंग। ठीक है, देखो माइंड मैप को किसने क्रिएट किया? टोनी बुजान। ठीक है, किसने क्रिएट किया? टोनी बुजान। ये आपके बुक में है भी नहीं, ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ है कि टोनी बुजान ने, क्रिएटर ऑफ माइंड मैप है, उन्होंने सजेस्ट किया मैप्स कैन बी अप्लाइड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हर एक जगह पे, हर एक लाइफ में, मतलब लाइफ के जो हर एक पॉइंट से सिचुएशन है, सब में यूज हो सकता है, जिससे आपको क्लियर विजन मिले, क्लियर विजन मिले, क्लियर थिंकर मिले, मतलब थिंकिंग मिले, जहाँ से इंसान अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकता है। पता है, माइंड मैप्स के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द सब्जेक्ट अटेंशन इज क्रिस्टलाइज्ड इन ए सेंट्रल इमेज। अभी देखो, किसी चीज में आप अधूरा इंफॉर्मेशन लेना पसंद करोगे या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना पसंद करोगे? कॉन्क्रीट, क्रिस्टलाइन, बताओ। अच्छा, जब भी आप क्रिस्टल को यूज करते हो, उसका एक शेप होता है कि नहीं, शार्पिन वाला शेप होता है, तो आपको माइंड मैप के थ्रू पूरा शार्पिन वाला आइडियाज मिलेगा, मतलब पूरा पिन पॉइंट आंसर्स मिलते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इमेज मिलता है। तो ये जो भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, वहां पे
क्लियर कट इमेजेस क्रिएट होते हैं, मतलब पॉइंट्स मिलते हैं। सेकंड पॉइंट, द मेन थीम ऑफ द सब्जेक्ट रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल इमेज एज ब्रांचेस। ये हमारा सेंट्रल ब्रांच है, यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट लिखा, उससे संबंधित और उससे रिलेटेड एवरी पॉइंट्स को एज ए ब्रांच में इमेज के साथ जोड़ रहे हैं। देन ब्रांचेस कंप्राइज की इमेज। अभी ब्रांचेस के अंदर ये तो की वर्ड्स हो गए, इसके साथ जो जुड़े हैं इसमें भी वर्ड्स, इसमें भी कुछ पिक्चर्स, इसमें भी कुछ पिक्चर, ऐसे करके जुड़े होंगे जिससे आपको बहुत टॉपिक्स के लेसर इंपॉर्टेंस है या फिर मतलब ग्रेटर इंपॉर्टेंस है, वो दोनों ही पता चलेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। द ब्रांचेस फ्रॉम ए कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर। अभी नोड किसे बोलते हैं, जो बीच का स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम नोड बोलते हैं। अभी कब कब होता क्या है, किसी किसी टाइम ऐसे भी पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं बताओ, ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, तो ये नोट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखने को मिलते हैं, ये होते हैं नोट्स। ठीक है, नोट्स बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, इसको नोट्स बोलते हैं। तो ये ऐसे नोडल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं ब्रांचेस के साथ। अभी देखो, हाउ टू माइंड मैप कैसे बनाए जाते हैं। स्टार्ट इन द सेंटर विथ एन इमेज ऑफ द टॉपिक। जो आपका टॉपिक है उसका इमेज को बीच में रखो। अभी एटलीस्ट 3 कलर यूज करना है आपको, कलर पेन्स यूज करना है ना, 3 कलर्स यूज करने पड़ते हैं। इसमें क्या हो सकता है, आप आइदर इमेज ले सकते हो, सिंबल्स ले सकते हो या कोड्स ले सकते हो माइंड मैप बनाने के लिए। आप जो लेटर्स को यूज कर सकते हो, आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, अपर केस लोअर केस, मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों यूज कर सकते हो। आप कहीं पे ईच वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो या फिर उसको ऐसे कलरिंग मार्किंग कर सकते हो, एंड उसको फ्लो दिखाने के लिए आप एरो मार्क का यूज कर सकते हैं या फिर कनेक्टिविटीज का। अभी देखो, मेक द लाइन्स सेम लेंथ एज द वर्ड। जितना बड़ा वर्ड है उतना बड़ा आप लाइंस बनाओ, ताकि आपको पता चले कि इसके इसके बीच कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या फिर फार रिलेशन है। ये होता है। यूज कलर्स योर ओन कोड। आप अपने कलर को कोडिंग से मैच करो। देखो, जैसे कि हो गया, फ्रूट्स को मैंने ग्रीन कलर किया, फ्लावर्स को मैंने येलो कलर किया, तो जितने फ्लावर्स हैं उसको मैंने मेंशन किया येलो कलर से, जितने फ्रूट्स हैं उसको मैंने मेंशन किया ग्रीन कलर से। पर्सनल स्टाइल, सबका अपना अपना पर्सनल स्टाइल होता है माइंड मैपिंग का, उसको एम्फसाइज देना है। माइंड मैपिंग जब भी कर रहे हो तो उसके अंदर कनेक्शन शो करने को ट्राई करना, कनेक्शन शो करने का, एंड जितना आप कर सको रेडियल ब्रांच दिखाना, न्यूमेरिकल ऑर्डर दिखाना। देखो, ये न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है, हो गया, ये न्यूमेरिकल ऑर्डर है, ऐसे आप जोड़ सकते हो। या फिर रेडियल बोल दिया तो ये रेडियल है, ठीक है, ये रेडियल है, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो अभी माइंड मैपिंग एक टूल जैसा है जिसको बच्चे यूज करते हैं, उनके पैटर्न्स में यूज करते हैं, जैसे कि एक दूसरे को वो स्ट्रांगली एसोसिएट कर सके, रिलेशनशिप बने डिफरेंट कंसेप्ट के विद इन। तो देखो, यहाँ पे माइंड मैप बना, जो बीच का कंसेप्ट है, जो भी उसका कंसेप्ट होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए वो टेंशन वाला एक पिक्चर दे दिया यहाँ पे, एक पिक्चर देके उसने बीच का एक ब्रांच बना लिया। अभी देखो, ग्रीन वाला पॉजिटिविटी है, येलो वाला और एक ब्रांच है, ब्लू वाला और एक ब्रांच है, यहाँ पे मिक्सिंग येलो का ही कुछ है। तो ऐसे करके उन्होंने डिफरेंट कलर्स के साथ यूज किया। ठीक है, वैसे हाउ टू माइंड मैप, माइंड मैपिंग, देखो यहाँ पे कितना कलर्स यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 कलर यूज हुए हैं, 6 कलर को यूज किया गया है, एंड 6 कलर में इसको मेंशन किया गया है। क्या है, देखो, माइंड मैपिंग के लिए पहला पॉइंट है लाइटन अप, देन उसके बाद जज नेक्स्ट, देन उसके बाद कीप मूविंग, आगे बढ़ते जाना, थिंक फास्ट, जब भी काम करो थिंक फास्ट, ब्रेक बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को तोड़ के आगे चलो, अलाउ ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे के साथ जोड़ो जो कि सिमिलर पॉइंट्स हैं। समझ आया? हम्म। हाँ, ये कंपलसरी नहीं है, बट छोटा मोटा कोई भी आप टॉपिक पे ऐसा बना सकते हो, कोई भी टॉपिक पे छोटा मोटा बना दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना। हम्म, एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जितने मैंने अब यहाँ पे दिखाया है ना। ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल है, हाउ टू माइंड मैप भी मैंने माइंड मैप को लेके ही एक एग्जाम्पल बना दिया, आप चाहो तो दे सकते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट है,
माइंड मैप्स है। अबाउट सोशल सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइनिंग में कर सकते हैं, देखो कैसे अल्फाबेट्स को हमने हाईलाइट किया है, कुछ पे हमने अपर केस लिया है तो कुछ में हमने लोअर केस लिया है अल्फाबेट्स का। अबाउट कंप्यूटर साइंस, देखो डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे यूज किया गया, कंप्यूटर साइंस को मेन ब्रांच दिया, ये नोडल ब्रांच है, ये सारे नोडल ब्रांच है। देन देखो लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा हैवी होता है एंड उसको भी ऐसा हमने शो किया है। जो सिमिलर ब्रांचेस होते हैं तो ऑलमोस्ट वो सेम कैटेगरीज के होते हैं, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज को शो करने के लिए नीचे नीचे ब्रांच बनाया जाता है। तो ये सारे शो कर रहे हैं कि मैप ए लेक्चर, लेक्चर कैसे मैप किया जाता है, या फिर रीडिंग स्ट्रेटेजीज को। माइंड मैप ऑफ मैपिंग एप्लीकेशन, कैसे माइंड मैपिंग का एप्लीकेशन है, आप डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो, कॉलेज में, स्कूल्स में, बिजनेस पर्पस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये 9 एग्जांपल्स आपको दी हूँ। एनी वन ऑफ योर ओन चॉइस छोटा मोटा देख के भी आपको बना देना है, ठीक है, हो जाएगा।